हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का आपका अपना चैनल पर इस पॉडकास्ट सीरीज में स्वागत है। इस पॉडकास्ट सीरीज में आज अपन इकोलॉजी की बात करेंगे। इकोलॉजी में जो फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करेंगे। और इस पॉडकास्ट के थ्रू आप लोगों को एनसीईआरटी की हर एक लाइन से तुम लोगों को रूबरू करवाया जाएगा और अच्छे से अपन कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करें, तो यहाँ पे मेजर जो कौन कौन से टॉपिक हैं, अपन को कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई इस टॉपिक में एक्चुअली में अगर बात करूं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है। तो अगर मोटे तौर पे अगर बात करें तो कौन कौन से टॉपिक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई एक्चुअली में अगर इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इकोलॉजी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपन इस पॉडकास्ट में अपन जो कुछ टर्मिनोलॉजी है उनकी बात करेंगे और उसके बाद अपन एबायोटिक फैक्टर की बात करेंगे। उसके बाद अपन एबायोटिक फैक्टर के बाद एक प्रकार से बोलते हैं कि एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म किस टाइप से रेस्पॉन्स देता है, उनकी अपन बात करेंगे। और उसके बाद अपन कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, अडेप्टेशन की बात करेंगे और यहाँ पे अपन पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इंटरेक्शन की बातें करेंगे। तो मोटे मोटे यहाँ पे जो टॉपिक है वो अपन ने बात की है कि भाई इन टॉपिकों की अपन बात करेंगे। तो वो टॉपिक एक तुम लोगों को मैंने बता दिया है कि एक तो एक प्रकार से वो वाली बात रहेगी कि भाई यहाँ पे अपन इकोलॉजी की बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे एंडेमिक स्पीसीज की बात करेंगे, जैसे कीस्टोन स्पीसीज की बात करेंगे, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज की बात करेंगे, निके की बात करेंगे, इकोटोन की बात करेंगे। उसके बाद एबायोटिक फैक्टर की बात करेंगे और उसके बाद अपन एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट किस टाइप से कोई भी ऑर्गेनिज्म वो रेस्पॉन्स करता है उसकी अपन बात करेंगे। और उसके बाद अपन अडेप्टेशन, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल और बायोकेमिकल और हिस्टोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात करेंगे। और उसके बाद अपन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में बर्थ रेट की बात करेंगे, डेथ रेट की बात करेंगे, सेक्स रेशियो की बात करेंगे, एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी और ग्रोथ मॉडल की बात करेंगे। और उसके बाद इस टॉपिक में अपन पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर अपन बात करेंगे कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, वो सब अपन बातें करेंगे। तो इस टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट के थ्रू। तुम लोगों को इस टॉपिक को ध्यान से सुनते जाना है, एक एक बात को बस एयरफोन लगा लेना है और ध्यान से सुनते जाना है। ऑटोमेटिक तुम्हारा टॉपिक एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इकोलॉजी की बात हो रही है। तो इकोलॉजी किसको बोलेंगे? अगर इकोलॉजी की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन की स्टडी को अपन क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, वो माइक्रोब्स भी हो सकता है। उसके बाद अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं अपना जो सराउंडिंग होता है, अपना जो परिवेश होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। और अगर मोटे तौर पे बात करें तो एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो बायोटिक होती है, दूसरी एबायोटिक होती है। अगर बायोटिक को अपन कहीं ना कहीं लिविंग बोल सकते हैं, एबायोटिक की बात करें तो अपन जिसको नॉन लिविंग बोल सकते हैं। बायोटिक के तौर पे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स हो सकता है और एबायोटिक के तौर पे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और एयर वगैरह की बात हो सकती है। यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में रह करके, यहाँ से अपन को एक बात समझ में आ रही है कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो भी एक्चुअली में एक एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो वो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में रह करके लिविंग और नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन करेगा। उसके बाद अगर बात करें तो अपन लोगों को ऑर्गेनिज्म की बात की, एनवायरनमेंट की बात की, इंटरेक्शन की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे इस इंटरेक्शन टर्म को समझने के लिए अपन को इकोलॉजी टर्म को ब्रेक करके देखना पड़ेगा। जब इकोलॉजी टर्म को अपन ब्रेक करते हैं तो अपन को पता लगता है कि इकोलॉजी जो टर्म है वो दो टर्म से मिलकर बनी होती है। एक होता है इको, एक होता है लॉजी। जो इको वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड ओइकोस से आया है जिसका मीनिंग होता है हैबिटाट। और जो लॉजी की बात करूं तो वो एक ग्रीक वर्ड लोगोस से आया है जिसका मीनिंग कहीं ना कहीं एक प्रकार से स्टडी होता है। तो यहाँ पे हैबिटाट की बात करें तो हैबिटाट अपन उसको बोलेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां कहीं पे भी रह रहा है, सरवाइव कर रहा है, अपना लाइफ स्पान कंप्लीट कर रहा है, वो ही एक्चुअली में उसका क्या है? हैबिटाट है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हैबिटाट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे इकोलॉजी के बेसिस पर बात करें तो जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ओशियन हो गया, वो सब एक्चुअली में क्या है? एक प्रकार से हैबिटाट की बात हो रही है।
उसके बाद अपन कहीं ना कहीं इस इंटरेक्शन टर्म को अपन को एक्चुअली में समझना है। तो इस इंटरेक्शन टर्म को अपन लोग समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेंगे फॉरेस्ट का एग्जांपल लेके अपन समझेंगे कि भाई एक्चुअली में जो इंटरेक्शन है वो टर्म एक्चुअली में क्या बता रही है, एक्चुअली में इंटरेक्शन टर्म क्या है। तो इस इंटरेक्शन टर्म को समझने के लिए अपन एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो फॉरेस्ट की बात करें तो तुम लोगों को आइडिया है कि भाई फॉरेस्ट का जो एनवायरमेंट होगा वो भी कहीं ना कहीं दो चीजों से मिलकर बना होगा। वो एक तो एक प्रकार से अपन बात कर सकते हैं कि बायोटिक होती है, दूसरी एबायोटिक होती है। बायोटिक के तौर पे प्लांट एनिमल माइक्रोब्स की बात होती है, और एबायोटिक के तौर पे अगर बात करें तो लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल वगैरह की बात होती है। यहाँ पे अपन को समझना है इंटरेक्शन को। तो जो कहीं ना कहीं बोलो तो जो प्लांट है वो लाइट एनर्जी को लेके एक प्रकार से फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन बनाता है। या फिर लाइट एक एबायोटिक फैक्टर है और प्लांट है वो एक बायोटिक फैक्टर है। तो एबायोटिक बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो जो एनिमल है वो प्लांट को खाएगा, तो एक प्रकार से जो प्लांट को जो खाने वाले एनिमल को अपन हर्बीवोर बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लांट भी बायोटिक है और एनिमल भी बायोटिक है। तो बायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। उसके बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म हमेशा मॉर्टल, एक प्रकार से इमॉर्टल तो होता नहीं है, अमर तो होता नहीं है सॉरी। तो उसकी एक ना एक दिन डेथ होनी तो क्या है, कंफर्म है। तो प्लांट हो एनिमल हो, उनकी जब भी डेथ होगी क्या होगी, डेथ होगी तो डेथ होगी तो वहां पे माइक्रोब्स आएंगे, और माइक्रोब्स आएंगे तो कहीं ना कहीं डिकम्पोज करके जो प्लांट और एनिमल का ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे, मिनरल्स के अमाउंट को सॉइल के अंदर इंक्रीज करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने ये बात की है कि जैसे लाइट और प्लांट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, एबायोटिक बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और प्लांट को कोई हर्बीवोर खा रहा है तो प्लांट बायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे बायोटिक, यहाँ पे अलग अलग प्रोसेज, अगर प्लांट को कोई एनिमल खा रहा है तो यहाँ पे प्रीडेशन प्रोसेज हो रही है, और प्लांट और एनिमल उनकी डेथ होने के बाद जहाँ पे अगर डिकम्पोजर्स हैं वो सेप्रोट्रॉप है, जो बैक्टीरिया और फंजाई है उसको डिकम्पोज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में बदलते हैं, जिस प्रोसेस को अपन डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस भी हो रही है जिसको अपन डिटेल से स्टडी करेंगे आगे। जैसे फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, और जैसे प्रीडेशन की बात हो रही है, डिकम्पोजिशन की बात हो रही है। उसके बाद अपन यहाँ पे ये इकोलॉजी की बात की कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट में रह करके बायोटिक एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन जरूर करेगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन किए बगैर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी अर्थ पर, अपनी धरती माता पर जहाँ कहीं पे भी रह रहा है तो वो इंटरेक्शन जरूर करेगा, इंटरेक्शन किए बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके बाद अगर बात करें, जैसे मैं खड़ा हूं तो एक प्रकार से जैसे तुम लोग क्लास में बैठे हो तो ऊपर फैन चल रहा है तो ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करके जो तुम लोगों ने जो भोजन किया है उसमें कहीं ना कहीं ग्लूकोज की बात हो रही है। तो ग्लूकोज की तोड़फोड़, जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की तोड़फोड़ होती है और एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और वो जो एटीपी है कोई भी ऑर्गेनिज्म रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको काम में लेता है, और कहीं की अलग अलग प्रोसेस में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम में लेता है। और वो अलग अलग प्रोसेस जैसे ग्रोथ हो सकती है, रिप्रोडक्शन हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है, लोकोमोशन हो सकती है, अलग अलग प्रोसेस हो सकती है। उसके बाद अपन इंटरेक्शन की बात की है, और उसके बाद अगर बात करें तो इकोलॉजी का पिताजी बोले तो अपन रेटर साहब को बोलते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं तो रामदेव मिश्रा जी को बोलते हैं। और इकोलॉजी अगर टर्म किसने दी थी तुम लोगों को अगर पूछा जाए तो वो हैक्कल साहब ने दी थी। उसके बाद और अपन बात करें तो जैसे इकोलॉजी में और भी कुछ बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है, अपन इंटरेक्शन की बात की है। उसके बाद अपन और अगर जानने की कोशिश करें, यहाँ पे 3 टर्म आती है, एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी की बात करते हैं। तो एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो एनवायरमेंट अपन ने अभी भी देखा है कि दो चीजों से मिलकर बना होता है, बायोटिक और एबायोटिक। और जब बायोटिक एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन होता है तो अपन इकोसिस्टम की बात करते हैं, और इस इकोसिस्टम की, इस इंटरेक्शन की स्टडी को अपन इकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद और अपन अगर इसके बारे में अपन बात करें तो इंटरेक्शन की बात की अपन ने। उसके बाद अपन और जाने तो भाई यहाँ पे बायोलॉजिकल हेरारकी की बात आती है, इकोलॉजिकल हेरारकी की बात आती है। तो बायोलॉजिकल हेरारकी की बात करें तो अलग जो बायोमोलिक्यूल है, जो तुम लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हो, जो बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वो सब मिलकर एक सेल बनाते हैं, सेल का फॉर्मेशन करते हैं। सेल में आपस में इंटरेक्शन से टिश्यू बनता है, और टिश्यू के आपस में इंटरेक्शन से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन के आपस में इंटरेक्शन से ऑर्गन सिस्टम, और अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। वो अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम, वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, अलग अलग टाइप के सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद अगर
अपन और इसके बारे में जानने की ट्राई करें, तो यहाँ पे अपन ये बात की। उसके बाद इकोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो पहली बात तो तुम लोगों को इकोलॉजिकल ऑर्डर की एक सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि इसकी जो सीक्वेंस होती है ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर, इसकी सीक्वेंस भी पूछी जाती है। अगर इस इकोलॉजिकल ऑर्डर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पूछे तो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, सबसे लार्जेस्ट यूनिट पूछे तो अपन लोग कहीं ना कहीं बायोस्फीयर को बताएंगे। यहाँ पे सबसे खास बात तुम लोगों को यह भी पूछी जाती है कि इकोलॉजिकल ऑर्डर की वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें फर्स्ट टाइम एबायोटिक फैक्टर पार्टिसिपेट करता है तो वो इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम से पहले की इस इकोलॉजिकल ऑर्डर की यूनिट में कोई भी एबायोटिक फैक्टर पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इस इकोलॉजिकल ऑर्डर की जो पहली यूनिट है जिसमें फर्स्ट टाइम एबायोटिक फैक्टर पार्टिसिपेट करता है तो वो इकोसिस्टम होती है। उसके बाद अगर और अपन जाने तो यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि अपन अगर लेफ्ट से राइट अगर अपन ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ मूव करते हैं, ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ मूव करते हैं, तो अगर तुम लोगों को पूछा जाए कि भाई अपन जब ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ मूव करते हैं तो साइज की बात करें तो साइज इंक्रीज होती है, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी इंक्रीज होती है, सिमिलरिटी की बात करें तो वो डिक्रीज होगी, और अगर कॉमन कैरेक्टर की बात करें तो वो भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। उसके बाद अपन इकोलॉजिकल ऑर्डर की बात की है। उसके बाद इकोलॉजिकल ऑर्डर का आइडिया हो गया है तो अपन कहीं ना कहीं जैसे ऑर्ट इकोलॉजी, इकोलॉजी की दो ब्रांचेस की बात होती है, एक तो होती है ऑर्ट इकोलॉजी, दूसरी होती है सीन इकोलॉजी। ऑर्ट इकोलॉजी की बात करूं तो अपन ऑर्ट इकोलॉजी में किसी एक सिंगल स्पीसीज को, एक इंडिविजुअल्स को अपन बेस बना करके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन की स्टडी को अपन ऑर्ट इकोलॉजी में डील करते हैं। अगर ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को, अलग अलग स्पीसीज को अपन बेस बना के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन की स्टडी को अपन सीन इकोलॉजी में डील करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन की बात करें तो अपन ह्यूमंस को बेस बना रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन की स्टडी के लिए। तो यहाँ पे अपन ये जो मैंने स्टेटमेंट, ये जो एग्जांपल बोला इसको अपन ऑर्ट इकोलॉजी में डील करेंगे। जैसे एक सेकंड स्टेटमेंट बोलता हूँ कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, वो माइक्रोब्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अलग अलग स्पीसीज को बेस बनाया जा रहा है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज की बात हो रही है। तो ये जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है इसको अपन सीन इकोलॉजी में डील करेंगे। तो जो ऑर्ट इकोलॉजी को यहाँ पे एक सिंगल स्पीसीज को बेस बनाया जा रहा है तो यहाँ पे इसको अपन पॉपुलेशन इकोलॉजी बोल सकते हैं। और सेकंड वाले में अपन कहीं की ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज की बात हो रही है तो इसको अपन ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज की बात करें तो ग्रुप ऑफ अलग अलग स्पीसीज मिलकर कहीं की एक कम्युनिटी बनाती है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अपन इसको कम्युनिटी इकोलॉजी भी बोल सकते हैं। उसके बाद अपन ने इकोलॉजी की ब्रांचेस की बात की है। उसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे एंडेमिक स्पीसीज हो गया, जैसे कीस्टोन स्पीसीज की बात हो रही है, जैसे क्रिटिकल लिंक स्पीसीज की बात हो रही है, जैसे इकोटोन की बात हो रही है, जैसे निक्के की बात हो रही है। तो एंडेमिक स्पीसीज की अगर मैं बात करूं तो एंडेमिक स्पीसीज किसको बोलेंगे? एंडेमिक स्पीसीज उसको बोलेंगे ऐसी स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट कर रही है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी कोई स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट कर रही है तो उस टाइप की स्पीसीज के जो नंबर होंगे, इस टाइप की स्पीसीज के नंबर होंगे वो भी कम होंगे। अगर नंबर कम है तो उस टाइप की स्पीसीज का जो बायोमास होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। बायोमास कम है तो ये पर्टिकुलर एरिया में है तो तीसरी बात ये हो जाएगी कि इस टाइप की स्पीसीज के कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट होने की पॉसिबिलिटी, चांस ऑफ एक्सटिंक्शन होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और अपन एंडेमिक स्पीसीज के अगर एग्जाम्पल देखना चाहे, एग्जाम्पल के थ्रू ये चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे अपन बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कीवी की बात करें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी, कंगारू की बात करूं तो जो कंगारू होता है वो ओनली ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है तो इसका नंबर होंगे वो भी कम देखने को मिलेंगे, इसकी पॉपुलेशन में कहीं के नंबर देखने को मिलेंगे वो कम देखने को मिलेंगे, बायोमास होगा वो भी कम होगा। और एक वो पर्टिकुलर एरिया में है तो इसके एक्सटिंक्ट होने की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। अगर कंगारू ऑस्ट्रेलिया से कहीं की एक्सटिंक्ट हो गए तो अपनी पृथ्वी से, अपनी धरती माता से ही वो कंप्लीटली क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। तो यहाँ पे ये वाली बात की अपने एंडेमिक स्पीसीज की। जैसे एक और एग्जांपल न्यूजीलैंड में कहीं की कीवी की बात कर सकते हैं अपन। तो उसके बाद अगर एंडेमिक स्पीसीज के बाद जो सेकंड टर्म की बात करूं मैं तो की स्टोन स्पीसीज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? की स्टोन स्पीसीज की बात हो रही है। तो की स्टोन स्पीसीज की बात करते हैं तो की स्टोन स्पीसीज की बात करो तो सबसे पहले की बात हो रही है। तो इस टाइप की जो स्पीसीज होती है ना, उस स्पीसीज का कहीं ना कहीं उस हैबिटेट में, उस इकोसिस्टम में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो की स्टोन स्पीसीज की बात करूं तो उसके नंबर क्या होते हैं? कम होते हैं। और इस टाइप की स्पीसीज का कहीं ना कहीं नंबर के कंपेयर में उस हैबिटेट में, उस इकोसिस्टम में उसका जो इन्फ्लुएंस होगा, उसका जो प्रभाव होगा, उसका जो दबदबा होगा, उसका जो खौफ होगा, उसका जो रुतबा होगा
वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें तो कहीं न कहीं जैसे फॉरेस्ट के अंदर लॉयन की बात करें तो उसका उस फॉरेस्ट के अंदर एक अलग ही दबदबा होता है, एक अलग ही रुतबा होता है। उसके नंबर तो कम होते हैं लेकिन उसका जो खौफ होता है वो अलग लेवल का होता है। जब एक दाड़ मारता है तो बाकी वाले जो जीव है वो ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं। उसके बाद कीस्टोन स्पीसीज की बात मैं बात करूं तो जैसे क्रिटिकल लिंक स्पीसीज की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिटिकल लिंक स्पीसीज की बात हो रही है, लिंक की बात हो रही है, मीडिएटर की बात हो रही है। तो और ये जो स्पीसीज होती है ना वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से दो स्पीसीज के बीच में एक असेंशियल लिंक का काम करती है, एक मीडिएटर का काम करती है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अपन इसको समझने की कोशिश करें। जैसे अपन एक फूड चेन की बात करते हैं, जैसे प्रोड्यूसर है, उसके बाद अपन हर्बीवोर की बात करते हैं, उसके बाद अपन एक कार्निवोर की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर और कार्निवोर के बीच में जो हर्बीवोर होता है ना वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है, वो एक असेंशियल लिंक का काम कर रहा है। और यहाँ पे एक और खास बात की जो असेंशियल लिंक होती है, जो मीडिएटर होता है, जो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज होती है वो लिविंग और लिविंग के बीच में भी हो सकती है, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी हो सकती है। और ये जो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज होती है वो ऑलवेज लिविंग होती है। एक तो मैंने तुम लोगों को एग्जांपल बताया कि भाई प्रोड्यूसर हर्बीवोर और कार्निवोर, प्रोड्यूसर और कार्निवोर के बीच में हर्बीवोर है वो एक असेंशियल लिंक का काम कर रही है, एक वो मीडिएटर का काम कर रही है। और अपन एग्जांपल को जानने की कोशिश करें, जैसे कहीं ना कहीं बोले तो जो पोलिनेटर होता है, दो प्लांट के बीच में जो पोलिनेटर एक प्रकार से पोलिनेशन करवा रहा है, जैसे एक फीमेल प्लांट है एक मेल प्लांट है, तो जो एक इंसेक्ट है जो पोलिनेटर का काम कर रहा है वो एक बार कहीं ना कहीं पोलन ग्रेन को जब मेल प्लांट से फीमेल प्लांट की तरफ, एक प्रकार से मेल प्लांट से फीमेल प्लांट की तरफ ट्रांसफर करता है, कहीं की पोलिनेशन करवा रहा है। क्या करवा रहा है, पोलिनेशन करवा रहा है। तो दो प्लांट है, दो प्लांट लिविंग है, तो दोनों प्लांट के बीच में जो इंसेक्ट है वो कहीं ना कहीं एक असेंशियल लिंक का काम कर रहा है, वो मीडिएटर का काम कर रहा है। इसको अपन असेंशियल क्यों बोल रहे हैं, अगर ये इंसेक्ट नहीं होगा, ये पोलिनेटर नहीं होगा तो पोलन ग्रेन है वो मेल प्लांट से फीमेल प्लांट पर एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर नहीं होंगे तो पोलिनेशन नहीं होगा, पोलिनेशन नहीं होगा तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर नहीं होगा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर नहीं होगा तो पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके फर्टिलाइजेशन सिनगेमिट ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा, सिनगेमिट ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा तो यहाँ पे जाइगोट एम्ब्रियो एंडोस्पर्म वगैरह नहीं बनेंगे और यहाँ पे अपन कहीं ना कहीं सीड के बनने की पॉसिबिलिटी, मतलब सीड नहीं बन पाएगा। तो सीड नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं उस स्पीसीज की अगली जनरेशन नहीं आ पाएगी और धीरे धीरे हो सकता है कि उस स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। तो इसका असेंशियल होना भी एक प्रकार से इसी के आधार पर अपन बोलते हैं कि ये जो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज होती है वो असेंशियल होती है। और अपन बात करें तो यहाँ पे क्रिटिकल लिंक स्पीसीज की बात करें तो एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज पर डिपेंडेंट होती है। तो इनमें से एक स्पीसीज अगर मान लो कि वो एक्सटिंक्ट होगी तो इस पर डिपेंडेंट दूसरी स्पीसीज वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो उसके बाद अपने एंडेमिक स्पीसीज की बात की, कीस्टोन स्पीसीज की बात की, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज की बात की। उसके बाद बात आती है यहाँ पे एक निके की बात आती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो निके की बात करें तो निके एक्चुअली में क्या होता है, किसी स्पीसीज का हैबिटाट बोलो तो भी निके, और किसी स्पीसीज का फंक्शनल रोल बोलो तो वो भी क्या होता है, निके, और हैबिटाट और फंक्शनल रोल को मिला दे तो भी क्या बोलते हैं, निके बोलते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में कोई भी, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट में रह करके बायोटिक एबायोटिक के साथ जो इंटरेक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरेक्शन, वही एक्चुअली में उसका एक फंक्शनल रोल है। और इसको अपन अच्छे से समझने की कोशिश करें, जैसे ऑर्गेनिज्म है वो एबायोटिक के साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन बोलो तो कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर पा रहा है, कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर पा रहा है, कितना फूड मटेरियल है वो स्टोर कर पा रहा है। बायोटिक के साथ इंटरेक्शन बोलो तो उसका रिसोर्सेज क्या है, उसका रिसोर्सेज क्या है, वो कौन से ट्रॉपिक लेवल पर आ रहा है। तो ये सब देखें तो कहीं ना कहीं जैसे अपन बात करते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आ रहा है, जैसे अपन हर्बीवोर की बात करें तो वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर आ रहा है, और इसका जो रिसोर्सेज है वो प्रोड्यूसर एक प्रकार से जो प्लांट वगैरह होते हैं वो इसका रिसोर्सेज है तो वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर आ रहा है। तो बायोटिक का जो बायोटिक के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, एक प्रकार से एनिमल का प्लांट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन की बातें होती है, इसका जो फंक्शनल रोल बोलो तो। उसके बाद अपन किसी भी स्पीसीज का उसके हैबिटाट में उसका एक यूनिक निके होता है, कभी भी दो स्पीसीज का सेम निके नहीं हो सकता, एक स्पीसीज का एक ही निके होता है, टू स्पीसीज का कभी भी सेम निके नहीं हो सकता, इस बात को भी ध्यान रखिए। और उस स्पीसीज का उसके इकोसिस्टम में एक यूनिक निके होता है। उसके बाद एक हैबिटाट में बहुत ज्यादा स्पीसीज होती है तो एक हैबिटाट में बहुत ज्यादा निके भी हो सकते हैं। उसके बाद निके की बात की है। उसके बाद अपन, और अगर अपन यहाँ पे बात करने की कोशिश करें इकोलॉजी में, तो अपन ने एक मोटा मोटा जो फर्स्ट टॉपिक है वो अपना एक कंप्लीट हुआ है, इकोलॉजी की बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की है। उसके बाद अपन ने इकोलॉजी की बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की है। उसके बाद सेकंड अपन आगे अपन बात करें तो इकोलॉजी के
एबायोटिक फैक्टर की बात करेंगे, इकोलॉजी के एबायोटिक फैक्टर की बात करेंगे, वहां पे अपन टेम्परेचर की बात करनी है, लाइट की बात करनी है, वाटर की बात करनी है, और किसकी बात करनी है, अपन को सॉइल के बारे में बात करनी है। तो अपन एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो एबायोटिक फैक्टर है वो अपन टेम्परेचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? टेम्परेचर की बात करते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर में जो एनसीईआरटी में देखो, जो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो जो एबायोटिक फैक्टर जो नई वाली एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन नहीं है, तो अपन बट जो नीट में क्वेश्चंस आने लायक जो पॉसिबिलिटी है उनकी अपन बात कर लेंगे। सबसे पहले अपन टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर के बारे में जो एनसीईआरटी में जो बातें दे रखी है, सबसे पहली बात ये बोल रही है एनसीईआरटी की टेम्परेचर है वो एबायोटिक फैक्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं तो वो अपन टेम्परेचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अपन टेम्परेचर की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो तुम लोगों को ये ध्यान रखना है कि सबसे एक प्रकार से अगर कहीं नहीं पूछे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर पूछे तो तुम लोगों को टेम्परेचर को बताना है। उसके बाद जो टेम्परेचर होता है ना वो वेरी करता है, सीजन के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है। और दूसरी बात जो टेम्परेचर होता है ना वो जैसे अपन कहीं ना कहीं जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, जैसे इक्वेटर से अपन पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि जो बायोडायवर्सिटी है वो भी डिक्रीज होती है। इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में ये बात पूछी जाती है कि अपन इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है और बायोडायवर्सिटी होती है ना वो भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और अपन पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है और बायोडायवर्सिटी होती है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और उसके बाद अगर अपन और टेम्परेचर के बारे में जाने तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो जीवों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। जीवों का जो डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट और एनिमल, इन सब की बात करें तो वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे इसी को बेस बना के अपनी एनसीईआरटी में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। अपनी एनसीईआरटी बोल रही है कि आम के जो पेड़ होते हैं ना वो कनाडा और जर्मनी जैसे टेम्परेट एरिया में देखने को नहीं मिलते हैं। कनाडा और जर्मनी जैसे टेम्परेट रीजन में आम के पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि टेम्परेट रीजन बोल रहा है तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। और आम के जो पेड़ होते हैं उनको टेम्परेचर, वहां का जो टेम्परेचर है उसके कंपेयर में क्या चाहिए? ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ये स्टेटमेंट दे सकता है तो ध्यान रखना है अपन को, एनसीईआरटी की लाइन है। उसके बाद एक और वहां पे स्टेटमेंट दे रखा है कि जो स्नो लियोपार्ड होता है ना वो केरला जैसे रीजन में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि केरला की बात करूं तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। और इस स्नो लियोपार्ड की बात करूं, स्नो लियोपार्ड की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर इसको एक्चुअली में कम कम चाहिए होता है। उसके बाद अपन टेम्परेचर के बारे में जो एनसीईआरटी में बात ये दे रखी है कि भाई, और अपन बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है ना, जैसे तुम लोग अपन बायोमोलिक्यूल में ऑलरेडी एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, एनसीईआरटी में दे रखी है बात कि जो कोई भी एंजाइम होता है ना वो टेम्परेचर और पीएच की एक ऑप्टिमम रेंज में काम करता है। टेम्परेचर और पीएच की एक ऑप्टिमम रेंज पे काम करता है, एक ऑप्टिमम रेंज पे काम करता है। तो कहीं ना कहीं अपन जब टेम्परेचर बदलेगा तो एंजाइम एक्टिविटी बदलेगी। अगर एंजाइम एक्टिविटी बदलेगी तो तुम लोगों को पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कोई भी हो सकती है। तो वो रिएक्शन अपन लोगों को पता है, एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। तो टेम्परेचर बदलेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बदलेगी, एंजाइम की एक्टिविटी बदलेगी तो वो केमिकल रिएक्शन की कहीं ना कहीं रेट वगैरह बदलेगी। अगर केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक एक्टिविटी बदल रही है तो उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी भी बदलेगी। अगर फिजियोलॉजी बदलेगी तो उस ऑर्गेनिज्म की कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में भी कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर का गहरा एक इंपैक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद टेम्परेचर में जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जो ये जो फेमस टर्म है, ये बात पूछी जाती है। एक टर्म आती है यूरीथर्मल, एक टर्म आती है स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल की बात करें तो यूरीथर्मल उन ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जो टेम्परेचर की एक ब्रॉड रेंज को टॉलरेट कर पाते हैं। और यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म उसको बोलेंगे जो टेम्परेचर की एक स्मॉल रेंज को ही टॉलरेट कर पाते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को अपन स्टेनोथर्मल बोलेंगे। और यहाँ पे दो टर्म और आती हैं, जैसे एक होता है पोइकेलोथर्मल और दूसरा होता है होमियोथर्मल। पोइकेलोथर्मल को अपन समझने के तौर पे एक और बात इसको बोल सकते हैं, एक्टोथर्मल भी बोल सकते हैं, इसको अपन कोल्ड ब्लडेड भी बोल सकते हैं। और अपन होमियोथर्मल को एंडोथर्मल या फिर इसको अपन एंडोथर्मल बोल सकते हैं और वार्म ब्लडेड भी बोल सकते हैं। अगर अपन एक्टोथर्मल उसको बोलेंगे, एक्टोथर्मल बोलो, या फिर इसको अपन कोल्ड ब्लडेड बोलो, या फिर इसको पोइकिलोथर्मल बोलो, किसको बोलेंगे? जो अपना इंटरनल टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदलते हैं
यानी कि अपना बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो एनवायरमेंट के अपना बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। जैसे ही एनवायरमेंट का टेम्परेचर बदलता है तो उन जीवों के ऑर्गेनिज्म, उन जीवों की बात करूं तो उनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर वो भी बदलता है। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, बदलते हुए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को बदलते हैं, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसको अपन पॉइकिलोथर्मल या फिर एक्टोथर्मल, या फिर अपन कहीं ना कहीं एक्टोथर्मल बोलो, पॉइकिलोथर्मल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन कोल्ड ब्लडेड भी बोल सकते हैं। दूसरे वाले अपन जिसको अपन होम्योथर्मल बोल रहे हैं, जिसको अपन एंडोथर्मल बोल रहे हैं, जिसको अपन वार्म ब्लडेड बोल रहे हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को नहीं बदलते हैं, बदलते हुए एनवायरमेंट, बदलते हुए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नहीं बदलते हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को अपन होम्योथर्मल, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को अपन वार्म ब्लडेड, और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को अपन एंडोथर्मल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और उसके बाद जो सेकेंड एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं तो वो अपन वाटर की बात करते हैं। वाटर की बात करें तो वाटर की बात करते हैं तो वाटर को, पहली बात तो जो अगर तुम लोगों को पूछा जाए कि फर्स्ट एबायोटिक इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो टेम्परेचर जो वाटर है वो सेकेंड मोस्ट एबायोटिक इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। जैसे वाटर की बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई जो सेल होती है, सेल के साइटोप्लाज्म का जो 70 से 90% जो पोर्शन होता है ना वो वाटर एक प्रकार से ऑक्यूपाई करता है। तो वाटर होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म की बात हो रही है तो वाटर कहीं ना कहीं जो केमिकल रिएक्शन, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करवाने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। और उसके बाद अपन वाटर के बारे में ये चीज देख सकते हैं कि जो जैसे टेम्परेचर कहीं ना कहीं जीवों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट था, तो इसी टाइप से बोल सकते हैं कि जीवों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाटर पर भी डिपेंडेंट होता है। और अपन यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं वाटर के बारे में, एक और तुम दो टर्म ध्यान रखना, एक होता है यूरीथर्मल, एक होता है स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल ना बोल के अपन इसको, यूरीथर्मल तो अपन ने टेम्परेचर में बात की थी, और ये स्टेनोथर्मल की भी अपन ने टेम्परेचर में बात की है। यहाँ पे अपन बात करेंगे यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन की बात करेंगे। यूरी हेलाइन उसको बोलेंगे जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन की एक ब्रॉड रेंज को टॉलरेट कर पाते हैं, और स्टेनोहेलाइन उसको बोलेंगे जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन की एक स्मॉल रेंज को ही टॉलरेट कर पाते हैं, उसको अपन स्टेनोहेलाइन बोलेंगे। उसके बाद वाटर के बाद जो थर्ड जो एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं तो वो अपन लाइट की बात कर सकते हैं। तो पहली बात लाइट है, वो लाइट का टेम्परेचर के साथ एक गहरा रिश्ता है, एक क्लोज रिलेशन है, क्योंकि टेम्परेचर और लाइट दोनों का जो सोर्स होता है ना वो एक ही होता है, इसके कारण टेम्परेचर और लाइट आपस में क्लोज रिलेशन होता है इन दोनों का। उसके बाद जो लाइट होती है ना, लाइट कहीं ना कहीं प्लांट को भी इन्फ्लुएंस करती है और एनिमल को भी इन्फ्लुएंस करती है। प्लांट की बहुत सारी जैसे अगर बात करूं, जैसे प्लांट की बात करें तो जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो लाइट की जो विजिबल लाइट होती है जो 400 से 700 नैनोमीटर, उस लाइट में जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। और अगर अपन मैं बात करूं तो जैसे प्लांट के अंदर जो कुछ पिगमेंट जो फॉर्मेशन होते हैं, पिगमेंट का फॉर्मेशन भी लाइट की प्रेजेंस में होता है। प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं, प्लांट के अंदर जो हार्मोन जिसको अपन प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं, जिसको अपन फाइटो हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, जिसको अपन प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, तो उनका फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं लाइट की प्रेजेंस में होता है। और अगर अपन लाइट की बात करें तो अपन जैसे प्लांट की बात करूं तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, प्लांट की ग्रोथ है वो भी लाइट से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे जिसको अपन फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। जैसे स्टेम की जो मूवमेंट होती है वो जिसको अपन पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बोलते हैं, और रूट की बात करो तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ भी एक प्रकार से लाइट से इन्फ्लुएंस होती है। और अगर एनिमल के रेफरेंस में बात करें कि भाई जो एनिमल का लाइट से क्या वास्ता है, तो अपन बात करते हैं कि जो एनिमल की बात करूं तो सबसे पहली बात तो एनिमल्स की बात करूं तो जैसे विटामिन डी का अपनी बात करूं तो विटामिन डी का फॉर्मेशन लाइट की प्रेजेंस में होता है, और जैसे पिगमेंट का फॉर्मेशन वो भी लाइट की प्रेजेंस में होता है। और अगर अपन बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो माइग्रेशन करने से पहले माइग्रेट करता है, तो वो भी कहीं की एक प्रकार से उसका भी लाइट से वास्ता होता है। सॉरी। उसके बाद टेम्परेचर की बात की अपन ने, लाइट की बात की, वाटर की बात की। उसके बाद अपन जो फोर्थ जो एबायोटिक फैक्टर के अंदर बात करूं तो मैं सॉइल की बात करता हूं। सॉइल को अपन एडेपिक फैक्टर बोलते हैं। तो सॉइल की सबसे पहली बात तो सॉइल के अंदर सॉइल के पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, सॉइल के पार्टिकल होते हैं। और मैं बात करूं तो सॉइल के पार्टिकल वहां पे वाटर भी होता है, वहां पे ऑक्सीजन की भी बात होती है,
वहां पे मिनरल्स की भी बात होती है, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर की भी बात होती है। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है यहाँ पे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात होती है। किसकी बात होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसको बोलेंगे? कोई भी सॉइल है, किसी भी हैबिटेट की जो सॉइल है, वाटर के कितने अमाउंट को होल्ड कर पा रही है, वो ही एक्चुअली में उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं उसको ही। तो वो अलग अलग हैबिटेट में, अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग इकोसिस्टम में सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है कि उस हैबिटेट के अंदर जो सॉइल के पार्टिकल है, जो ग्रेन है, उनकी साइज कितनी है, उन पर डिपेंड करती है। तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। और एक और बात अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि भाई टाइप ऑफ सॉइल है वो उस हैबिटेट में डिसाइड करती है कि वहां पे प्लांट कैसे होंगे, और प्लांट है वो डिसाइड करते हैं कि इस हैबिटेट में, इस इकोसिस्टम में जो एनिमल होंगे वो किस टाइप के होंगे। तो यहाँ पे अपन ने ये वाली बात की है कि भाई अपन ने जो टर्मिनोलॉजी है वो अपन ने कंप्लीट बात कर ली है, जो भी टर्मिनोलॉजी है वो अपन ने कंप्लीट बात कर ली, बेसिक इंफॉर्मेशन की बात की है, एंडेमिक स्पीसीज की बात की है, की स्टोन स्पीसीज की बात की, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज की बात की, अपन ने निके की भी बात की है। और अगर इकोटोन की बात करूं तो इकोटोन एक्चुअली में एक ओवरलैपिंग जोन को अपन इकोटोन बोलते हैं, एक ट्रांजिशन जोन को अपन इकोटोन बोलते हैं। दो हैबिटेट के बीच का, मान लो एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, एक फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम है, तो इन दोनों के बीच में मिड में जो एक प्रकार से जो ओवरलैपिंग जोन है, जो ओवरलैपिंग जो ट्रांजिशन जोन है, उसको ही अपन इकोटोन बोलते हैं। तो इकोटोन की सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पे पॉन्ड वाला इकोसिस्टम है, यहाँ पे फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम है, यहाँ पे जो इकोटोन है, ये जो ट्रांजिशन जोन है, ये ओवरलैपिंग जोन है, एक नया इकोसिस्टम बन रहा है। तो जो पॉन्ड वाला इकोसिस्टम है, जो फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम, इन दोनों इकोसिस्टम के कंपेयर में ये जो इकोटोन वाला इकोसिस्टम है, वहां पे टाइप ऑफ स्पीसीज, वेराइटी ऑफ स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ पे स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ पे इस बात को ध्यान रख सकते हो। और उसके बाद अपन ने एबायोटिक फैक्टर के अंदर अपने टेम्परेचर की भी बात की, वाटर की कंप्लीट बात की, लाइट की और सॉइल की। उसके बाद अपन आगे कहीं ना कहीं जो बात करेंगे वो अपन एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म किस टाइप से रेस्पॉन्ड करता है, किस टाइप से वो रेस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पे अपन रेगुलेशन की बात करेंगे, कन्फर्मेशन की बात करेंगे, माइग्रेशन की बात करेंगे और अपन सस्पेंशन की बात करेंगे। सबसे पहले रेगुलेशन की बात करूं मैं। रेगुलेशन किसको बोलेंगे? कोई भी ऑर्गेनिज्म रेगुलेटर उसको बोलेंगे जो अपना इंटरनल टेम्परेचर कहीं ना कहीं कांस्टेंट रख पा रहे हैं, अपना इंटरनल टेम्परेचर बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बदलते हैं, तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को अपन रेगुलेटर बोलते हैं और इस प्रोसेस को अपन रेगुलेशन बोलते हैं। बहुत कम ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहीं ना कहीं रेगुलेट अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट कर पाते हैं, क्योंकि अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट कर पाना इसके लिए कहीं ना कहीं एक अधिकतर मतलब मैक्सिमम एनर्जी खर्च होती है। इसके लिए हर टाइप के ऑर्गेनिज्म के कहीं की बस की बात नहीं है कि वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट करें, अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी अच्छी खासी खर्च करनी पड़ती है। और उसके बाद और अपन बात करें तो जो रेगुलेटर कौन कौन हो सकते हैं, जैसे अपन यहाँ पे बर्ड्स की बात करते हैं, यहाँ पे मैमल्स की बात करते हैं, जो लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, और कुछ इनवर्टिब्रेट होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाने में सक्षम होते हैं। और उसके बाद जो सेकंड की बात करूं तो रेगुलेशन के बाद अपन कन्फर्मेशन की बात करेंगे। तो कन्फर्मेशन की बात करूं तो वो उन ऑर्गेनिज्म को अपन कन्फर्मर बोलेंगे जो अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पा रहे हैं, बदलते हुए एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल टेम्परेचर को भी बदल रहे हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को अपन कन्फर्मर बोलेंगे और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को अपन कहीं की कन्फर्मेशन बोलेंगे। तो अधिकतर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहीं की कन्फर्मेशन होते हैं, वो कहीं की कन्फर्मर होते हैं, कन्फर्मेशन प्रोसेस को अपनाते हैं, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट कर पाए, हर कोई इतनी एनर्जी खर्च नहीं कर पाता है। तो उसके बाद अपन ने कन्फर्मेशन की बात की। 100% प्लांट की बात करूं तो सभी प्लांट होते हैं वो कन्फर्मर होते हैं, और 99% कहीं की एनिमल्स की बात करूं तो वो कन्फर्मर होते हैं। एक और टर्म आती है यहाँ पे, पार्शियल रेगुलेटर की बात होती है। पार्शियल रेगुलेटर उसको बोलेंगे जो अपनी इंटरनल टेम्परेचर को थोड़े समय के लिए कांस्टेंट रख पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर बदलता है उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरनल टेम्परेचर को बदल लेते हैं। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको अपन पार्शियल रेगुलेटर बोलते हैं।
तो यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी में जो ग्राफ दे रखा है वो भी तुम लोगों को ध्यान रखना है, जो ग्राफ दे रखा है अपनी एनसीईआरटी में वो भी तुम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को देके तुम लोगों को भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, ये भी ध्यान होना चाहिए। तो रेगुलेटर की बात की, कंफर्मेशन की बात की, अपन जो थर्ड जो यहाँ पे बात हो रही है वो माइग्रेशन की बात हो रही है और सस्पेंशन की बात हो रही है। अगर माइग्रेशन की बात करो तो माइग्रेशन किसको बोलेंगे? कोई भी ऑर्गेनिज्म वो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, जब एडवर्स कंडीशन आती है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो उस कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को उस कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए, उस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करने, जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ एक प्रकार से कहीं ना कहीं उसको सर्वाइव करने के लिए वो माइग्रेशन शो करता है, वो माइग्रेट कर जाता है। तो वो माइग्रेशन का कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फेमस एग्जांपल है वो अपनी एनसीईआरटी में वो ये दे रखा है कि जैसे साइबेरियन क्रेन की बात कर रहा है कि साइबेरियन क्रेन है वो साइबेरिया से जैसे इंडिया के अंदर वो माइग्रेट कर जाता है, और इंडिया में भी राजस्थान के अंदर भरतपुर की बात हो रही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। उसके बाद अपन मैं बात करूं माइग्रेशन के बाद जो फोर्थ जो टर्म आ रही है वो सस्पेंशन की बात हो रही है। जो ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में कहीं ना कहीं जो माइग्रेशन नहीं कर पाते हैं, मतलब कि वो माइग्रेशन प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, तो वो माइग्रेट नहीं कर पाते, तो वो सस्पेंशन प्रोसेस को अपनाते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है? सस्पेंशन की बात करूं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए पहली बात तो जो फूड मटेरियल है उसको स्टोर कर लेता है। अनफेवरेबल कंडीशन के कहीं की पहले से उसको सिग्नल मिल जाते तो पहले से वो उस अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए फूड मटेरियल को स्टोर कर जाता है, और फूड मटेरियल को स्टोर करने के साथ कहीं की अपनी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो केमिकल रिएक्शन, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको भी स्लो कर जाता है, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक अपने आप को वहां पे जिंदा रख पाए, अपने आप को वहां पे सर्वाइव कर पाए। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सस्पेंशन की बात करो तो यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे जो बैक्टीरिया की बात करूं, जो एल्गी की बात करूं, जैसे फंजाई की बात करूं, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। जो हायर प्लांट है, जो जिम्नो और एंजियोस्पर्म है, वो कहीं ना कहीं अनफेवरेबल कंडीशन में सीड का फॉर्मेशन करते हैं। और मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म एस्टिवेशन भी शो करते हैं, जैसे फिशेज और फ्रॉग की बात होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हाइबरनेशन भी शो करते हैं। हाइबरनेशन की बात करूं तो जैसे पोलर बियर की बात हो रही है, और जैसे स्नेक की बात कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है तुम लोगों को। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो नीट में क्वेश्चन आ रखा है, जैसे डाइपोज की बात करूं, जैसे जू प्लैंक्टन होता है वो डाइपोज प्रोसेस शो करता है अनफेवरेबल कंडीशन में। तो यहाँ पे जो बात खत्म हुई है वो कौन सी? ये जो बात है एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स है उसकी अपन ने कंप्लीट बात की है। ये जो रेस्पॉन्स है, रेगुलेशन की बात की, कंफर्मेशन की बात की, माइग्रेशन की बात की, सस्पेंशन की बात की, उसके बाद जो अपनी बात हो रही है अडेप्टेशन की बात हो रही है। एक इंपॉर्टेंट कहीं की एक प्रकार से टॉपिक की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक अडेप्टेशन की बात हो रही है। तो अडेप्टेशन को अच्छे से समझना इसको तुम लोगों को। अडेप्टेशन की बात करूं तो सबसे पहले अडेप्टेशन की बात करूं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करता है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन अपने आप में कुछ ना कुछ बदलाव लाता है उस अनफेवरेबल कंडीशन से बचाव पाने के लिए, उससे कुछ छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ क्या करता है? मॉडिफिकेशन कर रहा है। उसी को अपन एक्चुअली में अडेप्टेशन बोल रहे हैं। वो मॉडिफिकेशन, वो अडेप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, वो अडेप्टेशन फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, वो अडेप्टेशन बिहेवियरल भी हो सकते हैं, वो अडेप्टेशन बायोकेमिकल टाइप के भी हो सकते हैं, वो अडेप्टेशन हिस्टोलॉजिकल भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहां से कहीं ना कहीं बात पूछी जाती है, एग्जांपल देके तुम लोगों को पूछ लेगा कि भाई ये है, ये जो बात है वो कौन से टाइप के अडेप्टेशन को शो कर रही है, तो पता होना चाहिए अपने को। सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात हो रही है। तो मॉर्फोलॉजिकल अगर अडेप्टेशन की बात करें अपन, तो यहाँ पे अपन अच्छे से इस चीज को समझते हैं कि जैसे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन की अपन बात करें, जैसे वो प्लांट, जैसे अपन बात करें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो जैसे जो अनफेवरेबल कंडीशन की बात कर रहा हूं, जैसे प्लांट की बात करें तो जैसे जो डेजर्ट टाइप के जो इलाके होते हैं, कौन से टाइप के? जैसे रेगिस्तान टाइप के जो इलाके होते हैं, वहां पे वाटर की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। तो उस डेफिशिएंसी में अपने आप को वहां पे सर्वाइव करने के लिए, उस डेफिशिएंसी में अपने आप को वहां पे सर्वाइव करने के लिए वो जैसे प्लांट होते हैं ना कुछ मॉडिफिकेशन लाते हैं। वो मॉर्फोलॉजिकल की बात कर रहा हूं मैं। जैसे जो प्लांट की जो सरफेस होती है, प्लांट की जो लीफ की जो सरफेस होती है, लीफ की सरफेस पे एक क्यूटिकल की थिक लेयर बन जाती है, और वो वैक्सी लेयर होती है जो वाटर के अगेंस्ट कहीं की एक प्रकार से इम्परमिएबल होती है। तो थिक लेयर होने के कारण कहीं ना कहीं बोलो तो वो वाटर के मतलब कि वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, तो वाटर का लॉस नहीं होता है। कहीं ना कहीं थिक लेयर है वो वाटर के लॉस को रोक रही है, वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर रही है, इवापोरेशन को रोक रही है। ये भी एक प्रकार से पानी के लॉस को रोकने का एक तरीका है, एक अडेप्टेशन है। उसके बाद और अपन बात करूं
जैसे रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो भी प्लांट होते हैं ना, वहां पे उसकी लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं ना, वो डीप होते हैं, वो गहराई में होते हैं, वो पिट में होते हैं। इसके कारण वो डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। इसके कारण भी तो बोलते हैं कि डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, उसके कारण वो कहीं ना कहीं ट्रांसपिरेशन लॉस, वाटर का लॉस, इवापोरेशन, उसके कारण भी क्या होगा, कम होगा। और अपन बात करें तो वहां पे जो डेजर्ट टाइप के जो इलाके में जो प्लांट होते हैं, वहां की जो लीफ होती है ना, वो कहीं ना कहीं मॉडिफाई होके स्टोमेटा मॉडिफाई होके थॉर्न में बदल जाती है। जब एक लीफ होती है और एक प्रकार से ये जो लीफ है वो अगर थॉर्न के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ये जो लीफ है अगर वो थॉर्न के अंदर कांटों में बदल जाए, तो ये एक सरफेस एरिया, एक इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने के कारण जो वाटर का लॉस होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये भी एक मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है, पानी के लॉस को रोकने का एक तरीका है। तो ये वाली बात अपने मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की। एक और सबसे खास बात, जो एलन रूल की जो अपनी एनसीईआरटी में बात कर रखी है, तो वो एलन रूल की बात करूं तो वो भी एक मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन का ही एग्जांपल है। जो एलन रूल की बात करूं तो वो रूल ये बोल रहा है कि जो कोल्डर रीजन के अंदर जो प्लांट की बात करूं, कोई भी कोल्ड रीजन के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स की बात करूं तो वो एनिमल्स कहीं ना कहीं अपने लिम्स को, अपने ईयर को सॉल्टर कर देते हैं। उसके कारण कहीं उनका सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होने के कारण कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं हीट का लॉस होता है, वो क्या होता है, कम होता है। तो उसके बाद और भी अपन बोल सकते हैं कि जो कोल्डर रीजन में, ठंडे एरिया में पाए जाने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं, जैसे बोलो तो जो बोलते हैं कि भाई, एक और सबसे प्यारी बात यहाँ पे ये होती है कि जो कोल्ड रीजन के अंदर स्मॉल साइज के जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो वहां पे नहीं पाए जाते, देखने को नहीं मिलते हैं। क्योंकि स्मॉल साइज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनका सरफेस एरिया टू जो वॉल्यूम रेशियो होता है ना, वो क्या होता है, ज्यादा। सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है, सरफेस एरिया टू जो वॉल्यूम का रेशियो अगर ज्यादा होगा तो हीट का लॉस क्या होगा, एक प्रकार से कहीं की ज्यादा होगा। और जो वहां पे लार्ज साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया टू जो वॉल्यूम रेशियो है वो कम होता है, इसके कारण हीट का लॉस होता है वो कम होता है। एक और सबसे प्यारी बात हिस्टोलॉजिकल एडेप्टेशन की मैं बात कर रहा हूं। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में ये जो एग्जांपल है तुम लोगों को आइडिया रखना है। एक और यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करूं तो यहाँ पे कुछ कोल्डर रीजन के अंदर, जैसे सील की बात करें तो वहां पे उसकी स्किन के जस्ट नीचे यहाँ पे एक फैट की लेयर देखने को मिलती है, थिक लेयर देखने को मिलती है, जिसको अपन ब्लबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लबर। जैसे जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे सील की बात कर रहा हूं तो वो कोल्डर रीजन में है, तो कहीं ना कहीं अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पे जो सील है उसकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। एक्सटर्नल टेम्परेचर क्या है, एक्सटर्नल टेम्परेचर के कंपेयर में बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर ज्यादा है, एक्सटर्नल कम है, तो कहीं ना कहीं जो हीट का फ्लो है वो कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा। तो कहीं ना कहीं इस ये जो सील है जो कोल्डर रीजन के अंदर जो देखने को मिलता है, तो वहां पे उसने एक अडेप्टेशन, एक हिस्टोलॉजिकल अडेप्टेशन क्रिएट कर रखा है। वहां पे एक फैट की थिक लेयर बना रखी है। थिक लेयर है वो कहीं ना कहीं एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रही है, हीट के लॉस को प्रिवेंट कर रही है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से वहां पे सर्वाइव कर पाए। ये वाली बात भी ध्यान रखना है। तो अपने मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की भी बात की है, अपने हिस्टोलॉजिकल एडेप्टेशन की भी बात की है। उसके बाद अपन बात कर रहा हूं मैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात कर रहा हूं। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के बाद में फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट है, या से क्वेश्चन देखना, ये जो एडेप्टेशन है या से एक क्वेश्चन नीट में आना कंफर्म है। तो जैसे मैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करूं, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करूं तो सबसे पहले ये एग्जांपल ध्यान रखना है। जैसे सिवरिंग और स्वेटिंग की बात करूं, वो भी एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। जैसे सर्दियों के दौरान अगर बात करूं तो वहां पे अपन को कहीं की शिवरिंग देखने को मिलती है, कम कंपार्ट देखने को मिलती है। तो वो भी एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, जिसके थ्रू कहीं की एक एक्सरसाइज का पार्ट है, जिसके थ्रू अपने बॉडी के टेम्परेचर को अपन कांस्टेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे स्वेटिंग होती है गर्मियों के दौरान, अपन को कहीं की स्वेटिंग देखने को मिलती है, तो उसके थ्रू भी तो अपन कहीं की अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिवरिंग और स्वेटिंग अगर पूछा जाए तो एक वो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। और अपन देखें तो जैसे कंगारू रेट की बात कर सकते हैं। कंगारू रेट है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं डेजर्ट में देखने को मिलता है, तो वहां पे भी पानी की कमी होती है, वाटर की डेफिशिएंसी होती है। तो उसने अपने आप को वहां पे एडजस्ट करने के लिए, सर्वाइव, जिंदा रखने के लिए, तो उसने भी एक अडेप्टेशन क्रिएट कर रखा है, वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। और इस टाइप के अडेप्टेशन में क्या होता है, वहां पे अपने आप को जिंदा रखने के लिए, पानी की डेफिशिएंसी में अपने आप को वहां पे जिंदा रखने के लिए वो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, पहली बात तो
अपनी बॉडी की जो इंटरनल फैट होती है, अपनी बॉडी की जो इंटरनल फैट है उसको ऑक्सीडाइज करता है और कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक वाटर बनाता है। क्या बनाता है? मेटाबॉलिक वाटर बनाता है। और इस वाटर का भी मैक्सिमम क्या कर लेता है? वो रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। क्या कर लेता है? रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो पहला तो इसमें ये हो गया कि एक प्रकार से अपनी इंटरनल फैट को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना रहा है। पहली बात तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में। दूसरी बात ये होगी, अनफेवरेबल बोलो तो एक प्रकार से वो डेजर्ट टाइप के इलाके की बात हो रही है। और दूसरी बात, तो वो जो मेटाबॉलिक वाटर बना है उसका भी वो मैक्सिमम क्या कर रहा है? रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है। उसके बाद अपन ने सिवरिंग और स्वेटिंग वाला फिजियोलॉजिकल का एडेप्टेशन देखा, एक एग्जांपल देखा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का। सेकंड अपन ने कहीं की कंगारू रेट वाला एग्जांपल देखा। थर्ड की बात करूं, थर्ड की अपन बात करें तो एक एल्टीट्यूड सिकनेस की बात करूं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एल्टीट्यूड सिकनेस की बात करूं तो जो भी ऑर्गेनिज्म प्लेन पे रहते हैं वो कहीं की एक प्रकार से हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं। हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो तुम लोगों को पता है कि जब एल्टीट्यूड पे जाते हैं, अपन हाइट पे जाते हैं, तो क्या होती है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कहीं की डिक्रीज होता है। तो प्रेशर डिक्रीज होने के कारण वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो भी कम होती है। तो वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण जब प्लेन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ वहां पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कुछ ना कुछ वहां पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वो सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे वहां पे सिम्टम्स की बात करूं तो जैसे फटीग की बात हो रही है, थकावट की बात हो रही है, जैसे नोजिया की बात करूं, जैसे हेडेक वगैरह की बात हो रही है, फटीग हो गया, जैसे थकावट हो गया, नोजिया हो गया, हार्ट पाल्पिटेशन का बढ़ना, ये वहां पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस टाइप की कंडीशन में। इस टाइप की कंडीशन में वहां पे अपन को क्या देखने को मिलते हैं? सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो वहां पे वो जो ऑर्गेनिज्म है वो हायर एल्टीट्यूड पे गया है, कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप को वहां पे एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को वहां पे जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ अडेप्टेशन क्रिएट करता है। वो अडेप्टेशन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होते हैं। वो अडेप्टेशन होते हैं ना, वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होते हैं। और इस फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन वो कैसे शो करता है? सबसे पहली बात तो वो कहीं की आरबीसी काउंट को बढ़ा देता है और उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देता है। और जो थर्ड की बात करो तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी को डिक्रीज कर देता है और एक प्रकार से रिलीजिंग एफिनिटी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके सिम्टम्स। और इसके बाद वो थोड़े टाइम के बाद वो जिस टाइप के जो अडेप्टेशन शो करता है, ये दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। इस बात को नीट में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद अपन एल्टीट्यूड सिकनेस के बाद एक और अपन बात होती है, जैसे कैम प्लांट की बात करते हैं कि जो क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है। जो कैम प्लांट होते हैं वो स्पेशल टाइप के स्टोमेटा रखते हैं। वो स्पेशल टाइप के क्या रखते हैं? स्टोमेटा रखते हैं। तो जो जिसको स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा बोलते हैं वो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रकार से एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। वो जो दिन में होते हैं वो कहीं की क्लोज रहते हैं और जो नाइट में क्या होते हैं? ओपन होते हैं। उसके बाद ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के बाद जो थर्ड एडेप्टेशन एडेप्टेशन की बात को, जैसे बिहेवियरल एडेप्टेशन में तुम लोगों को डेजर्ट लिजार्ड वाला एग्जांपल याद रखना है। उसके बाद जो बायोकेमिकल एडेप्टेशन की बात करते हैं तो बायोकेमिकल एडेप्टेशन में तुम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में अपने आप को सर्वाइव करते हैं तो कुछ ना कुछ केमिकल के थ्रू अपने आप को वहां पे अडेप्ट कर पाते हैं। जो केमिकल होते हैं वो उनको हेल्प कर पाते हैं, हेल्प करते हैं। और जैसे अगर बात करें तो जैसे आर्की बैक्टीरिया के अंदर अपन बोल सकते हैं कि आर्की बैक्टीरिया के कुछ मेंबर की बात हो रही है, थर्मो एसिडोफिल वगैरह की बात हो रही है, तो वो कहीं की वहां पे कुछ ना कुछ केमिकल होते हैं जो उस अनफेवरेबल कंडीशन में उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। जो केमिकल जो जिसको अपन बायोकेमिकल एडेप्टेशन में जिसको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद अपन ने ये एडेप्टेशन की कंप्लीट बातें की है। किसकी बातें की है? अपन ने कंप्लीट एडेप्टेशन की कंप्लीट बातें हुई है। उसके बाद अपन जो बात करेंगे एडेप्टेशन के बाद, अगर मैं बात करूं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन पढ़ा, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल और बायोकेमिकल और हिस्टोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात की। इसके एग्जांपल तुम लोगों को ध्यान होना चाहिए, या फिर एल्टीट्यूड सिकनेस वाला, कंगारू रेट वाला, वो सब बातें ध्यान होनी चाहिए, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन वगैरह। उसके बाद अपन बात करते हैं एडेप्टेशन के बाद, अगर मैं बात करूं तो एट्रीब्यूट्स की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं अपन? एट्रीब्यूट्स की बात कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, जैसे पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से पहले पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्लाइड की, है ना, ठीक है ना। जैसे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं, इससे पहले कहीं ना कहीं कोई बात नहीं, वो डिलीट हो गई होगी। जैसे पॉपुलेशन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स दे रखा है, बर्थ रेट दे रखा है, डेथ रेट दे रखा है, ये ताकि तुम लोग इस चीज को देख लो, बाकी है ना, तुम्हारे को आइडिया लग जाए कि भाई पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में क्या क्या है, क्या क्या टर्म अपन पढ़ रहे हैं। तो जैसे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो इससे पहले जैसे पॉपुलेशन ये वाली अपन ने कंप्लीट बात कर ली है, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो जैसे बर्थ रेट की बात हो रही है, डेथ रेट की बात हो रही है, सेक्स रेशियो की बात हो रही है, एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, और यहाँ पे ये सब बातें हो रही है। और अपन को ग्रोथ मॉडल की बात भी करनी है, वो एक्चुअली में एट्रीब्यूट्स में नहीं आता, बट इसको पढ़ना है अपन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले बर्थ रेट की बात करूं तो तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया रखना है। बर्थ रेट की बात करूं तो तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया रखना है कि बर्थ रेट, जिसको अपन पहली बात तो क्या बोल सकते हैं, जिसको अपन नेटिलिटी बोल सकते हैं। बर्थ रेट किसको बोलेंगे कि भाई
नंबर ऑफ कहीं ना कहीं एक प्रकार से नंबर ऑफ बर्थ डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन की बात हो रही है, नंबर ऑफ बर्थ डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन की बात हो रही है। जैसे मान लो कि कहीं पे अगर फ्रूट फ्लाई है, वहां पे कहीं ना कहीं 40 फ्रूट फ्लाई है और वहां पे नई जो फ्रूट फ्लाई जिसका जन्म हुआ है वो 4 है, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ बर्थ 4 हो गया, डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन कितनी होगी 40 होगी, 4 डिवाइड बाय 40.1 एक प्रकार से 1 वीक का वो टाइम के अकॉर्डिंग। बर्थ रेट की बात हो रही है तो रेट की बात हो रही है तो अपन टाइम से डिवाइड को सीधी सी बातें करना ही पड़ेगा ना। उसके बाद बर्थ रेट के बाद जैसे डेथ रेट की बात करूं तो डेथ रेट उसको बोलेंगे नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन की बात हो रही है। जैसे मान लो इनिशियल में फ्रूट फ्लाई की पॉपुलेशन थी वो 40 थी और वहां से कहीं की जो 4 जो फ्रूट फ्लाई उनकी डेथ होगी तो 4 डिवाइड बाय 40.1 एक प्रकार से इसकी डेथ रेट आ जाएगी, जिसको अपन मोर्टेलिटी क्या बोल सकते हैं, जिसको अपन मोर्टेलिटी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मोर्टेलिटी भी बोलते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, और जो थर्ड जो टर्म आ रही है जिसको अपन क्या बोलते हैं सेक्स रेशियो बोलते हैं, जिसको लिंगानुपात बोलते हैं। किसी भी एक प्रकार से बोलो तो हैबिटाट में 1000 मेल के कंपेयर में वहां पे कितनी फीमेल है उसको अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फीमेल डिवाइड बाय अपन बोल सकते हैं एक 1000 कहीं ना कहीं नंबर ऑफ फीमेल डिवाइड बाय जो वहां पे 1000 जो मेल की बात हो रही है 1000 मेल के रेफरेंस में कितनी वहां पे फीमेल की बात हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं सेक्स रेशियो बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। तुम लोगों को ध्यान रखना है जो मैक्सिमम जो एक प्रकार से सेक्स रेशियो की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं केरला का है, और जो मिनिमम कहीं की लिंगानुपात की बात करी तो वो हरियाणा की बात होती है। तो ये वाली बात तुम लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद अपन मैं बात करूं सेक्स रेशियो की भी बात होगी, या पे कहीं की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी किसको बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे कि भाई एक यूनिट एरिया के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है कि यूनिट एरिया के अंदर कितने इंडिविजुअल्स है, कितने ऑर्गेनिज्म है, किसी पॉपुलेशन के कितने मेंबर हैं, वो उसको अपन क्या बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। किस पॉपुलेशन के उस हैबिटाट में उस इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल्स है, कितने मेंबर है, उसको अपन क्या बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी को अपन एन से डिनोट करते हैं। और उसके बाद अपन बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी को जो नेटिलिटी है वो इंक्रीज करती है, इमिग्रेशन है वो भी इंक्रीज करता है, और एमिग्रेशन और मोर्टिलिटी होती है वो कहीं की पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करती है। ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। उसके बाद अपन सेक्स रेशियो के बाद बात की अपन ने, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की है। उसके बाद एक और बात आती है एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो एज डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोगों को ध्यान रखना है कि जीवों की जो अलग अलग जो एज है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के बेसिस पर यहाँ पे अपन को 3 टाइप के कर्व देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मतलब एक तो होता है एक्सपांडिंग, एक होता है स्टेबलाइजिंग, एक होता है डिक्लाइनिंग की बात होती है। तो अगर एक्सपांडिंग, डिक्लाइनिंग और स्टेबलाइजिंग की बात करूं, जैसे एक्सपांडिंग की बात करी तो वहां पे कहीं ना कहीं इस टाइप की जो वहां पे ग्रोइंग पॉपुलेशन में अपन को कहीं की एक्सपांडिंग कर्व देखने को मिलता है। वहां पे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेनिज्म है उनके जो नंबर है वो डिक्रीज करते हुए ऑर्डर में होते हैं, और वहां पे जो कर्व होता है वो ट्राइएंगुलर शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, ट्राइएंगुलर शेप का देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे अपन स्टेबलाइजिंग की बात करूं तो वहां पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज के जो ऑर्गेनिज्म के जो नंबर है वो इक्वल होते हैं, और पोस्ट के कंपेयर में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और वहां पे जो अपन को जो कर्व जो देखने को मिलता है, उस जो कर्व की जो शेप देखने को मिलती है वो कहीं की बेल शेप की घंटी नुमा देखने को मिलती है। और उसके बाद जो थर्ड टाइप का है वो जो डिक्लाइनिंग की बात करूं तो वहां पे जो कहीं की वहां पे देखने को मिलता है जहां पे पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही होती है, और वहां पे कहीं की बोलो तो सबसे ज्यादा जो कहीं की पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव जो एज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद जो अपन बात करते हैं जैसे प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की बात करूं तो, हाँ प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की बात करूं, प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कहीं ना कहीं वहां पे अपन को जो ज्यादा देखने को मिलते हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव की प्री की कंपेयर में क्या होती है ज्यादा। तो इसकी सीक्वेंस की बात करूं तो रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव और अपन बोल सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, इस बात को भी ध्यान रख सकते हो। उसके बाद अपन बोल सकते हैं कि ये जो अपने अलग अलग टाइप के जो कर्व, और यहाँ पे जो कर्व की जो शेप देखने को मिलती है वो अपन को कहीं की अर्न शेप की क्लसनुमा देखने को मिलती है। तो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की अपने, किसकी बात की है, एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। और एज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर मैं बात करूं तो एज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कहीं की ग्रोथ मॉडल की बात होती है। 2 टाइप के ग्रोथ मॉडल की बात होती है, 2 टाइप के ग्रोथ मॉडल की बात होती है। एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 टाइप के ग्रोथ मॉडल की बात होती है। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल और दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल तब देखने को मिलता है जब रिसोर्सेज क्या हो, अनलिमिटेड हो, और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल तब देखने को मिलता है जब रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में जो कर्व है वो कहीं ना कहीं जे शेप का देखने को मिलता है, और जो लॉजिस्टिक का जो ग्रोथ मॉडल है वहां पे जो कर्व है वो सिग्मोइड शेप का, एस शेप का देखने को मिलता है। और उसके बाद अपन बात करें जो एक्सपोनेंशियल में जो इक्वेशन होती है वो डी एन डिवाइड बाय डी टी
dn डिवाइड बाई dt इक्वल टू rn होती है, और जो लॉजिस्टिक की बात करूं तो dn डिवाइड बाई dt इक्वल टू rn k माइनस n डिवाइड बाई k कोष्टक में होता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे खास बात यहाँ पे यह है कि लॉजिस्टिक में अपन को 3 फेज देखने को मिलती है, एक होती है लेग फेज, एक होती है लॉग फेज, एक होती है स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लेग फेज के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं अपन बोल सकते हैं ग्रोथ रेट क्या होती है, कम होती है। और दूसरे वाले में लॉग फेज में यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं, इसके कारण यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या होती है, ज्यादा। और थर्ड वाले में एक प्रकार से जो ग्रोथ रेट होती है वो कांस्टेंट होती है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट के कारण। और उसके बाद अपन ये वाली बात की है। और यहाँ पे एक और बात होती है कि लॉजिस्टिक में दो कंडीशन बनती है कि अगर मान लो कि जो के है कैरिंग कैपेसिटी वो ग्रेटर देन एन है, कैरिंग कैपेसिटी वो एन के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो अपन एन को कहीं की अपन नेग्लिजिबल करें तो कहीं की जो इक्वेशन आएगी वो एक्सपोनेंशियल के मतलब एक्सपोनेंशियल के समान इक्वेशन देखने को मिलेगी। एक और कंडीशन होती है कि कैरिंग कैपेसिटी अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के इक्वल है तो उस कंडीशन में डी एन डिवाइड बाई डी टी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। तो ग्रोथ रेट क्या होगी, यहाँ पे अपन पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करता हूं तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद अपन और भी अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे बात बची है अपनी, वो कहीं की पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात बची है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करूं तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात होती है। ये भी अपन ने कंप्लीट बात की है, ये भी अपन ने कंप्लीट बात की है। जैसे बर्थ रेट की बात की, डेथ रेट की बात की, सेक्स रेशियो की बात की, एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, और पॉपुलेशन डेंसिटी की भी बात की, और अपन ने ग्रोथ मॉडल की बात की है। तो उसके बाद जो टॉपिक है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो टॉपिक है तुम्हारा क्या, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात हो रही है तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करो तो सबसे पहले पॉपुलेशन इंटरेक्शन है वो दो टाइप की बात कर सकते हैं, एक तो होता है इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। तो अपन किसको बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन उसको बोलेंगे अगर एक ही स्पीसीज के दो मेंबर के बीच में, एक ही स्पीसीज के दो मेंबर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको अपन इंट्रा स्पेसिफिक बोलेंगे। एक ही स्पीसीज के दो मेंबर होना चाहिए, दूसरी स्पीसीज वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करनी चाहिए, तो इस टाइप के इंटरेक्शन को अपन इंट्रा स्पेसिफिक बोलेंगे। अगर दूसरे वाले की बात करूं तो इंटर स्पेसिफिक की बात करूं तो अगर अलग अलग स्पीसीज के मेंबर अगर इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां पे वो जो इंटरेक्शन होगा वो इंटर स्पेसिफिक टाइप का इंटरेक्शन होगा। अगर एक ही स्पीसीज के दो मेंबर है उनके बीच में इंटरेक्शन है तो इसको इंटर स्पेसिफिक, अलग अलग स्पीसीज के दो मेंबर है तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसको अपन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलेंगे। यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को दे रखा है। तो यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन भी एक प्रकार से बोलते हैं कि वो पॉजिटिव टाइप का हो सकता है या फिर नेगेटिव टाइप का हो सकता है, या तो पॉजिटिव टाइप का हो सकता है या नेगेटिव टाइप का हो सकता है। तो पॉजिटिव टाइप के इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में अपन जो जो बात करते हैं, सबसे पहली बात म्यूचुअलिज्म की बात होती है, दूसरी प्रोटो कोऑपरेशन की बात होती है, थर्ड है वो कॉमेंशियलिज्म की बात हो रही है। और नेगेटिव अगर कहीं की इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में बात करें तो वहां पे अपन कहीं की प्रेडेशन की बात करते हैं, पैरासिटिज्म की बात करते हैं, वहां पे अपन कंपटीशन की बात करते हैं, वहां पे अपन एमेंशियलिज्म की बात करते हैं। तो अपन एक एक करके इनकी बात करते हैं और अपन एक एक करके इनके एग्जांपल की भी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, बात को ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो या जो म्यूचुअलिज्म है और प्रोटो कोऑपरेशन है, दोनों में कहीं की पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप में यहाँ पे भी एक डिफरेंस देखने को मिलता है। म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन अपने आप में अलग है, तो बात को समझना है, अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है बात को। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ म्यूचुअलिज्म और दूसरा है प्रोटो कोऑपरेशन, दोनों ही पॉजिटिव टाइप के इंटरेक्शन है, लेकिन फर्क है यहाँ पे म्यूचुअलिज्म को अपन ऑब्लिगेटरी रिलेशन बोलते हैं, यहाँ पे ऑब्लिगेटरी रिलेशन होता है जो दो स्पीसीज होती है, और कहीं की प्रोटो कोऑपरेशन में जो दो स्पीसीज जो इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, यहाँ पे अपन कहीं की बोलते हैं कि यहाँ पे फैकल्टेटिव टाइप का इंटरेक्शन होता है। कैसा इंटरेक्शन होता है, फैकल्टेटिव टाइप का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बोलो तो जो म्यूचुअलिज्म है इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाली दोनों स्पीसीज का एक साथ रहना जरूरी है, दोनों स्पीसीज का एक साथ रहना क्या है, जरूरी है। जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे अगर अपन थोड़ा सा समझे क्या है, जैसे मान लो दो स्पीसीज है, म्यूचुअलिज्म की बात कर रहा हूं, ये मान लो एक ए स्पीसीज है, दूसरी ये बी स्पीसीज है, तो दोनों का म्यूचुअलिज्म में साथ में रहना जरूरी है। ये ए स्पीसीज बी को बोल रही है कि तेरा एक प्रकार से तेरे बिना मैं नहीं, और ये बोल रही है जो बी स्पीसीज ए को बोल रही है कि तेरे बिना मैं नहीं, ये बोल रही है कि जो मेरे लिए जो भी है तू ही तू है। तो एक प्रकार से दोनों का साथ में रहना जरूरी है, ये बोल रही है कि मेरे बिना तू नहीं और तेरे बिना मैं नहीं, ये वाली बात है। तो दोनों का साथ में रहना जरूरी है, म्यूचुअलिज्म में एसेंशियल है, इस बात को ध्यान रखें। और प्रोटो कोऑपरेशन में देखो बात ये हो रही है, यहाँ पे बात को समझो। प्रोटो कोऑपरेशन की बात करूं तो यहाँ पे प्रोटो कोऑपरेशन की बात करूं, जैसे मान लो कि आज की बात करें तो मान लो ए और बी क्या है, दोनों साथ साथ में है, दोनों क्या है, साथ साथ में इंटरेक्शन में है। प्रोटो कोऑपरेशन की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं, प्रोटो कोऑपरेशन
रिलेशन की। ए और बी क्या है, साथ साथ में है, ए है और बी क्या है, साथ साथ में है। बी ने दूसरे दिन बोला कि आज मैं तो नहीं आ रही, तो एक प्रकार से ए बोलेगा तू नहीं कोई और ही सही, एक प्रकार से कहीं ना कहीं बोलो तो यहाँ पे दोनों का साथ में रहना कोई जरूरी नहीं है। म्यूचुअलिज्म में दोनों जो स्पीसीज इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है दोनों का साथ में रहना जरूरी है, ऑब्लिगेटरी टाइप का रिलेशन है। और कहीं ना कहीं जो दूसरा टाइप का जो इंटरेक्शन बोल रहा हूं प्रोटो कॉपरेशन, दोनों का साथ में रहना कोई जरूरी नहीं है, फैकल्टेटिव टाइप का इंटरेक्शन है, बात को ध्यान रखें। उसके बाद जैसे म्यूचुअलिज्म की बात करो तो तुम लोगों को यहाँ पे ये जो भी अलग अलग टाइप के जो इंटरेक्शन है यहाँ पे इनके एग्जांपल ध्यान रखने हैं तुम लोगों को। म्यूचुअलिज्म की बात करूं तो इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है वो लाइकेन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लाइकेन की बात हो रही है। लाइकेन के अंदर दो टाइप की स्पीसीज एल्गी और फंजाई की बात हो रही है। एल्गी और फंजाई की बात हो रही है। एल्गी को अपन फाइकोबायोंट बोलते हैं और फंजाई को अपन माइकोबायोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट बोलते हैं। एल्गी कहीं की प्लांट किंगडम में आता है, प्लांट किंगडम के एक प्रकार से प्लांट किंगडम में एक डिवीजन की बात होती है। तो कहीं की प्लांट किंगडम में आ रहा है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा और भोजन प्रोवाइड करेगा किसको, फंजाई को। और अगर मैं जैसे फंजाई को बोलूं तो उसको माइकोबायोंट बोलते हैं और वो वाटर और मिनरल्स कहीं की एक प्रकार से एल्गी को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे दोनों का फायदा हो रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन बोलते हैं। जैसे दूसरा मैं बात करूं तो माइकोराइजा की बात करूं तो यहाँ पे माइकोफंजाई और एक प्रकार से हायर प्लांट की जो रूट है उनके बीच में एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे भी एक प्रकार से दोनों को फायदा होता है, जो फंजाई है उसको भी फायदा होता है, हायर प्लांट है उसको भी फायदा होता है। डिटेल से बात तुम लोग अगर डिटेल से क्लास होगी तब बताई जाएगी, एक बार तुम लोगों को एग्जाम्पल ध्यान रखना है। और अपन यहाँ पे अगर बात करें तो टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा है वो भी म्यूचुअलिज्म का एक एग्जाम्पल है। और जैसे यूका प्लांट और प्रोनुबा मॉथ की बात करें तो वो भी एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। और अपन बात करें तो जैसे फिग ट्री और वास्प की बात करें तो जैसे जिसको वास्प की बात करो, जिसको बर्र बोलते हैं, जिसको ततैया बोलते हैं, जिसको टाटिया भी बोलते हैं, तो उनका जो इंटरेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं वो भी एक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। तो ये जो एग्जांपल है वो तुम लोगों को मोटे तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद जो सेकंड टाइप का जो एक प्रकार से पॉजिटिव टाइप का जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, वहां पे प्रोटो कॉपरेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इसमें तुम लोगों को दो एग्जाम्पल ध्यान रखना है। एक तो सी एनिमन और हर्मिट क्रेब और दूसरा है क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल बर्ड का एग्जांपल, क्रोकोडाइल बर्ड का ध्यान रखना। यहाँ पे भी दोनों का फायदा होगा बट दोनों का साथ में रहना कोई जरूरी नहीं है। और थर्ड की बात करूं तो कॉमनसेलिज्म में तुम लोगों को 3 से 4 एग्जांपल ध्यान रखना है। एक तो जो फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, किसकी जो फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, जो फर्स्ट एग्जांपल ये है कि भाई कहीं की सी एनिमोन और क्लाउन फिश की बात हो रही है। तो सॉरी पॉजिटिव जीरो का कॉमनसेलिज्म की बात करूं, किसकी बात करूं, कॉमनसेलिज्म की बात करूं तो ये जो इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव जीरो टाइप का इंटरेक्शन है। सॉरी है ना, पॉजिटिव जीरो टाइप का इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन है, पॉजिटिव और जीरो टाइप का इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्पीसीज को फायदा होता है और दूसरी स्पीसीज को वो न्यूट्रल रहती है। क्या रहती है, न्यूट्रल रहती है। सॉरी, दूसरी स्पीसीज क्या रहती है, वो न्यूट्रल रहती है। यहाँ पे मैं कॉमेंसलिज्म, एक बार वापसी इस चीज को ध्यान से सुनना, मैं कॉमेंसलिज्म की बात कर रहा हूँ। कॉमेंसलिज्म होता है वो पॉजिटिव जीरो टाइप का इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे जो दो स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है तो एक स्पीसीज को फायदा रहता है, दूसरी क्या रहती है, न्यूट्रल रहती है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल तुम लोगों को ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो सी एनिमोन और क्लाउन फिश की बात करूं, और सी एनिमोन और क्लाउन फिश की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्लाउन फिश को फायदा होता है। और जो सेकंड एग्जांपल है वो तुम लोगों को ध्यान रखना है, मैंगो ट्री की ब्रांच पर जो ऑर्किड प्लांट होता है तो इसमें ऑर्किड प्लांट को फायदा रहता है, मैंगो होता है वो न्यूट्रल रहता है। और जो थर्ड की बात करूं, थर्ड एग्जांपल यहाँ पे व्हेल की पीठ पर जो बार्निकल की बात हो रही थी, यहाँ पे बार्निकल को फायदा होता है। एक और एग्जाम्पल की बात करूं तो कैटल एग्रिट बर्ड और कैटल की बात हो रही थी, यहाँ पे कैटल एग्रिट बर्ड को क्या होता है, फायदा होता है। उसके बाद में कहीं की अपन जो बात कर रहे हैं वो नेगेटिव टाइप के इंटरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो नेगेटिव टाइप के इंटरेक्शन में जो फर्स्ट बात कर रहा हूं वो प्रेडेशन की बात कर रहा हूं। किसकी बात हो रही है, प्रीडेशन की बात हो रही है। नेगेटिव टाइप के इंटरेक्शन में जो फर्स्ट बात हो रही है वो प्रीडेशन की बात हो रही है। एक्सप्लॉयटेशन में अपन प्रीडेशन और पैरासिटिज्म की बात कर रहे हैं। तो मैं फर्स्ट जो बात कर रहा हूं वो प्रीडेशन की बात हो रही है। तो प्रीडेशन की बात करो तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है, प्रीडेशन है वो पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है। प्रीडेशन की इस प्रोसेस के अंदर दो स्पीसीज जो पार्टिसिपेट कर रही है, एक स्पीसीज को फायदा होता है, दूसरी को नुकसान झेलना पड़ता है, दूसरे का नुकसान होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, इसके तो भरपूर एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो। जैसे है ना, ठीक है ना, भरपूर एग्जाम्पल इसके देख सकते हो। प्रीडेशन में पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के इंटरेक्शन की बात हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के इंटरेक्शन की बात हो रही है। जैसे कोई हर्बीवोर है वो प्लांट को खा रहा है, कोई हर्बीवोर है वो किसको खा रहा है, प्लांट को खा रहा है। तो हर्बीवोर का तो क्या होगा, फायदा होगा, प्लांट का क्या होगा, नुकसान होगा।
जैसे कार्निवोर है वो हर्बीवोर को खा रहा है, तो कार्निवोर का फायदा होगा, हर्बीवोर का क्या होगा, नुकसान होगा। जैसे कोई चिड़िया है वो अगर किसी इंसेक्ट को खा रही है तो चिड़िया को फायदा होगा, इंसेक्ट का क्या होगा, नुकसान होगा। अगर मान लो जो स्पैरो जो चिड़िया है वो अगर मान लो किसी सीड को खा रही है तो इसमें चिड़िया का क्या होगा, फायदा, एक का फायदा एक का नुकसान। इसके सबसे पहली बात तो जो प्रिडेशन है इसके जो सिग्निफिकेंस है वो ध्यान रखना है। इसके जो सिग्निफिकेंस है वो इंपॉर्टेंट है। पहला सिग्निफिकेंस ये है कि जो प्रिडेशन प्रोसेस होती है वो एक कॉन्ड्यूट के रूप में काम करती है, एक टनल के रूप में, एक चैनल के रूप में काम करती है। प्रिडेशन प्रोसेस के थ्रू कहीं की एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। और उसके बाद पहली बात तो ये होगी कि भाई एक कॉन्ड्यूट के रूप में काम करता है। दूसरा इसका जो सिग्निफिकेंस ये होगा कि जो प्रिडेशन के प्रोसेस के थ्रू जो प्रीडेटर होता है वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भाई जो प्रिकली पियर कैक्टस की बात करूं तो जो प्रिकली पियर कैक्टस 1920 में ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था, तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली एक प्रकार से वो कहीं की वो फैल गई थी। और जब वहां पे एक प्रकार से उसका जो नेचुरल जो एक प्रकार से प्रीडेटर कैक्टोफेगस मौत को लाया गया, तो इसकी पॉपुलेशन को क्या कर दिया गया, कंट्रोल किया गया। और उसके बाद और अपन जो थर्ड जो सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्रीडेटर के थ्रू एक प्रकार से जो प्रीडेशन प्रोसेस के थ्रू जो प्रीडेटर होता है वो बायोडायवर्सिटी को भी मेंटेन करता है। इसका भी एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी में मेंशन है। वो एग्जांपल ये दे रखा है कि जो प्रशांत महासागर है, अमेरिकन जो पैसिफिक कोस्ट के जो इंटरटाइडल जोन से जब पाइसेस्टर को जो स्टार फिश को वहां से हटाने के बाद कहीं की एक प्रकार से इनवर्टिब्रेट की 10 स्पीसीज क्या हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। वहां पे हैवी एक प्रकार से कहीं की इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन देखने को मिला था वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बीच में। वर्टिब्रेट सुपीरियर होते तो इनवर्टिब्रेट को वहां से एक्सटिंक्ट कर दिया था। और यहाँ पे अपन जो फोर्थ जो कहीं की इसका जो सिग्निफिकेंस है वो देख सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पे। जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कहीं की एक प्रकार से बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है, बायो कंट्रोल जो एजेंट है, वहां पे जो भी एग्जांपल है वो भी एक प्रकार से कहीं की प्रीडेशन प्रोसेस, इस प्रीडेशन जो एक प्रकार से जो कहीं की जो प्रिंसिपल है इस पर काम करते हैं यहाँ पे। और अपन बोल सकते हैं सबसे खास बात ये है कि जो प्रीडेटर होता है वो कहीं की प्रूडेंट नेचर का होता है, वो समझदार होता है, वो प्रे को कभी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता है, वो समझदार होता है। इस बात को भी ध्यान रखें, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखता है, इस बात को भी ध्यान रखना है तुम लोगों को। और प्रीडेशन की बात हुई है, और प्रीडेशन के बाद अपनी प्रीडेशन की कंप्लीट बात हुई है। और कहीं की जो प्रे होता है वो प्रीडेटर से बचाव के लिए कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन भी करता है, ठीक है ना। वहां पे अपन कैमोफ्लेज की बात होती है, मिमिक्री की बात भी होती है। उसके बाद अपन प्रीडेशन के बाद पैरासिटिज्म की बात होती है। पैरासिटिज्म भी एक पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अपन को एक प्रकार से देखने को मिलता है, को इवोल्यूशन देखने को मिलता है। कहीं की एक प्रकार से जो प्रीडेटर जो पैरासाइट और जो होस्ट है उनमें क्या देखने को मिलता है, को इवोल्यूशन देखने को मिलता है। अगर मान लो कि पैरासाइट जो होस्ट है वो किसी प्रकार का कोई ना कोई बदलाव कर रहा है, तो पैरासाइट है वो भी कुछ ना कुछ एक प्रकार से इसको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ बदलाव करेगा। जो पैरासाइट है उसका टारगेट रहता है कि भाई मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं, और होस्ट का टारगेट रहता है कि मैं अपने आप का कैसे बचाव करूं। तो इस टाइप को लेके इसको लेके ही एक प्रकार से कुछ ना कुछ इवोल्यूशन देखने को मिलता है, जिसको अपन को इवोल्यूशन बोलते हैं। और पैरासाइट एक प्रकार से उसको हार्म करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ वहां पे एडेप्टेशन जैसे अननेसेसरी ऑर्गन होते हैं वो नहीं होते वहां पे। और कहीं की वो जनरली एनारोबिक कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकता है, बाइसेक्सुअल होता है, और भी कुछ कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। जैसे वहां पे उसको डाइजेस्टिव पचा पचाया भोजन मिल रहा है, तो हो सकता है कि वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी अभाव हो, ये सब चीजें हो सकती है। तो प्रीडेशन की बात की, उसके बाद पैरासाइट के अंदर वो एक्टो पैरासाइट हो सकते हैं, एंडो पैरासाइट हो सकते हैं। एक्टो पैरासाइट में तुम लोग अगर एग्जांपल ध्यान रखना चाहो तो जैसे टिक्स ऑन डॉग की बात हुई है, लाइस ऑन ह्यूमन की बात हो रही है, लीच ऑन कैटल की बात हो रही है, कॉपीपोड्स ऑन मैराइन फिश की बात हो रही है, ये ध्यान रख सकते हो। उसके बाद एंडो पैरासाइट के भी कुछ एग्जाम्पल तुम लोग वहां पे जो डिजीज वाले टॉपिक में बहुत सारे देखते हो, प्लाज्मोडियम वगैरह जो भी है। उसके बाद प्रीडेशन पैरासिटिज्म, उसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई जो एमेंसेलिज्म की अगर एग्जांपल देखना चाहे, किसके एमेंसेलिज्म की बात करूं तो एमेंसेलिज्म अपनी एनसीईआरटी में देखो वहां पे जो टेबल है वहां पे दे रखा है, बट इसके एग्जांपल नहीं दे रखा, बट नीट में क्वेश्चन आ रखा है तो अपन को पता होना चाहिए। तो एमेंसेलिज्म की बात करूं तो सबसे पहली बात तो जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में दे रखा है, जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में दे रखा है कि भाई जो स्टेफाइलोकोकस जो कहीं की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो दे रखा है कि भाई जो पेनिसिलियम जो नोटेटम है वो एक केमिकल सीक्रेट करता है जिसको पेनिसिलिन बोलते हैं, जो एक एंटीबायोटिक है, और जो स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटम का ऐसा कोई टारगेट नहीं रहता है कि मैं कहीं ना कहीं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाऊं। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं जो पेनिसिलियम जो नोटेटम है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से न्यूट्रल रहता है, लेकिन इस कंडीशन में कहीं ना कहीं जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है इसको नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव जीरो टाइप का इंटरेक्शन बोलते हैं। एक और अपन इसका एक एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं कि भाई
जो खरपतवार होते हैं, जो वीड्स होते हैं, जो एक्चुअल क्रॉप को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जो जो खरपतवार, जो वीड्स होते हैं, उनका एक्चुअली में ये टारगेट नहीं होता है कि मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं। तो जो खरपतवार, जो वीड्स है, वो न्यूट्रल रहता है, और जो एक्चुअल में जो क्रॉप जो किसान ने तैयार कर रखी है उसको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ये भी एक जीरो, एक प्रकार से न्यूट्रल नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन का एक एग्जांपल हो जाएगा, अमेंसेलिज्म का एग्जांपल हो जाएगा। तो एमेंसेलिज्म में उसके बाद जो लास्ट टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, कंपटीशन की बात कर रहा हूं। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कंपटीशन की बात हो रही है। तो कंपटीशन की बात हो रही, तो ये नेगेटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है, नेगेटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है। और इस टाइप के इंटरेक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले दोनों स्पीसीज को नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे अपन सबसे पहली बात, जो पुरानी जो डेफिनेशन है, जो पुरानी डेफिनेशन है वो ये बोल रही है कंपटीशन के बारे में कि भाई कंपटीशन तब देखने को मिलता है जब रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो। क्या हो, रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो। और दोनों ही जो स्पीसी जो इंटरेक्शन कर रही है कंपटीशन, वो दोनों कहीं इनकी क्लोजली रिलेटेड हो। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे अपनी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा बोल रही है एनसीईआरटी, और एग्जांपल के थ्रू इस चीज को बता रही है कि जैसे जैसे फ्लेमिंग बर्ड, और कहीं ना कहीं जो फ्लेमिंग बर्ड की बात हो रही है और फिशेस की बात हो रही है, उन दोनों का जू प्लैंक्टन को खाने के लिए जो कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्लेमिंग बर्ड है, एक है फ्लेमिंग बर्ड और एक फिश है, वो जू प्लैंक्टन को खाने के लिए, फ्लेमिंग बर्ड और फिशेस के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पे फ्लेमिंग बर्ड और फिशेस आपस में क्लोजली रिलेटेड नहीं है, उनके बाद भी इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो रही है कि यहाँ पे जो कंपटीशन के लिए दोनों स्पीसीज का क्लोजली रिलेटेड होना कोई जरूरी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात यह है कि पुरानी डेफिनेशन ये बोलती थी कंपटीशन तब होगा जब रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। बट ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तब भी अपन को कंपटीशन देखने को मिलता है। इसका भी एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी मेंशन कर रही है। जैसे वहां पे कहीं ना कहीं अपन गैलापागोस आइलैंड पे बात करें, तो जब वहां पे गोट को इंट्रोड्यूस करने के बाद वहां पे जो एबिंगडन जो टर्टोइज है, वहां से क्या हो गया था, कहीं की एक्सटिंक्ट हो गया था। या फिर जो गोट है और एविंगडन जो टर्टोइस है, दोनों हर्बीवोर है, दोनों ही क्या है, हर्बीवोर है। वो कहीं की इनके बीच में जो कंपटीशन है वो ग्रास को खाने के लिए हुआ होगा। और वहां पे देखो कहीं ना कहीं बोलो तो वहां पे जो ग्रास है वो अनलिमिटेड है, उसके बाद भी उनमें वहां पे कंपटीशन हो रहा था। तो कहीं की रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने पर भी एक प्रकार से, लिमिटेड होने पर या फिर अनलिमिटेड होने पर भी कहीं की एक प्रकार से कंपटीशन देखने को मिलता है। तो ये वाली बात यहाँ से प्रूव होगी कि एक प्रकार से कंपटीशन के लिए रिसोर्सेज का लिमिटेड कहीं की होना कोई जरूरी नहीं है। दोनों स्पीसीज का क्लोजली रिलेटेड होना भी कोई जरूरी नहीं है। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नहीं है तब भी कंपटीशन हो सकता है। रिसोर्सेज जब अनलिमिटेड हो तब भी कंपटीशन हो सकता है। यहाँ पे एक लॉ की बात होती है, इंपॉर्टेंट है, गोसे का कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन, एक प्रकार से एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लॉ की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, गोसे का जो ये लॉ है ये बोल रहा है कि जब दो स्पीसीज एक ही कॉमन जियोग्राफिकल एरिया में अगर रह रही है और वो एक ही रिसोर्सेज के लिए अगर कंपटीशन कर रही है, तो वो लॉन्ग टाइम तक को एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। जो सुपीरियर होगी वो इंफीरियर को क्या कर देगी, एक्सटिंक्ट कर देगी। क्या कर देगी, एक्सटिंक्ट कर देगी। और वो जो सुपीरियर है वो इंफीरियर को एक्सटिंक्ट कर जाएगी। और कहीं की एक प्रकार से जो सुपीरियर है उसका इवोल्यूशन हो जाएगा और इंफीरियर है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इस बात को भी ध्यान रख सकते हो। और उसके बाद एक और यहाँ पे बात आती है, कहीं की कॉनेल्स का एक्सपेरिमेंट आता है। वहां पे कहीं की एक स्कॉटलैंड की घटना के थ्रू इस चीज को समझा रहा है कि वहां पे बार्नेकल बेलेनस और बार्नेकल कैथेमेलस की बात हुई है। बार्नेकल बेलेनस है वो सुपीरियर है और बार्नेकल कैथेमेलस है वो इंफीरियर की बात हो रही है। तो यहाँ पे कहीं की बार्नेकल बेथेल जो कहीं की बार्नेकल बेलेनस की बात करूं या बार्नेकल दूसरा कैथेमेलस की बात हो रही है, तो या कहीं की एक प्रकार से जो सुपीरियर है वो बार्नेकल बेलेनस है और जो इंफीरियर है वो बार्नेकल कैथेमेलस की बात हो रही है। उसके बाद कंपटीशन की बात करूं तो ये वाली बात तो अपन तुम लोगों को ध्यान रखना है कंपटीशन को लेके, ठीक है ना। और उसके बाद कंपटीशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन आने लायक ये है कि भाई कंपटीशन जो हमारी एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है, कंपटीशन में ही ये मेंशन है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो एक पोटेंट फोर्स की तरह काम करता है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो एक पोटेंट फोर्स की तरह काम करता है। इस बात को ध्यान रखें, न कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए एक पोटेंट फोर्स की तरह काम करता है। इस बात को ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं अपना ये जो इंटरेक्शन वाली बातें कंप्लीट हुई है और अपना जो इसी के साथ अपने ये कंप्लीट बातें हो गई है ठीक है। तो ये अपने पॉपुलेशन इंटरेक्शन की भी बात की, इंटर स्पेसिफिक और उसके बाद अपने ये वाली बात की है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात की है। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में अपने पॉजिटिव टाइप नेगेटिव टाइप की बात की, अपने म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कॉपरेशन और एमेंसेलिज्म की बात की है, कमेंसेलिज्म सॉरी है ना। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन में अपने प्रीडेशन पैरासिटिज्म की बात की, एमेंसेलिज्म और कंपटीशन की बात की, इसको अपने डिटेल से देखा है, ठीक है ना। इन सब चीजों की अपने कंप्लीट बात कर ली है। और ये ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन का अपन कहीं ना कहीं ये जो पॉडकास्ट है अपन इसी के साथ खत्म करते हैं। और देखो स्टूडेंट, तुम लोगों को क्या करना है,
अब अगर मैं बात करूं तो तुम लोगों को अभी इस टाइम कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो यहाँ पे एक मोटिवेशन को लेके बात आती है कि भाई देखो, मोटिवेशन की बात करो तो कहीं ना कहीं अपन एनी टाइम हमेशा ऑलवेज मोटिवेट नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं अपन लोगों को एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि मोटिवेट, कोई सा देश का पीएम हो कोई भी हो, अपन एनी टाइम हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकते। तो अपन को हमेशा कहीं की कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, अपन को हमेशा रेगुलरिटी पे फोकस करना है, निरंतरता पे फोकस करना है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है, कहीं ना कहीं अपन लोगों को पढ़ते रहना है। और एक्चुअली में मोटिवेशन अपन को ये जो यूट्यूब यूट्यूब के जो शॉर्ट वगैरह है, ये वीडियो देख के नहीं आता है। अपन को एक्चुअली में जो मोटिवेशन आता है, एक्चुअली में जो मोटिवेशन की बात करूं तो मोटिवेशन की बात करूं तो वो अपने काम से आता है। अपने काम से बोलो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा काम क्या है, वो पढ़ना है। और कहीं ना कहीं तुम लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे कहीं के नंबर अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे टेस्ट में, तो वो तुम्हारे जो नंबर है वो ऑटोमेटिक तुम लोगों को कहीं ना कहीं एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक बूस्टअप का काम करेंगे, तुम लोगों को एक मोटिवेट करेंगे, तुम लोगों का जो अगला टेस्ट होगा उसमें तुम लोगों को एक अलग ही एनर्जी लेके आएगा। तो इसी के साथ अपन इस चीज को खत्म करते हैं और तुम लोगों को स्टूडेंट मस्त तरीके से पढ़ते रहना है। और थैंक यू, इसी के साथ अपन है ना, तो तुम लोगों पर एक प्रकार से भगवान का, बालाजी का आशीर्वाद बना रही और तुम लोग अच्छे से पढ़ते रहो। धन्यवाद, है ना।